नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। सीरिया से एक बड़ी मजेदार खबर आई है। सीरिया में जो जुलानी गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अब कोट टाई वगैरह सूट वगैरह पहनना शुरू किया है, बड़ी तेजी से बदले हैं। एक जमाने में उनकी मूछें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ दाढ़ी हुआ करती थी। जब वो आईएसआईएस के मेंबर होते थे, कपड़े भी वैसे ही पहनते थे। बदलते बदलते कोट तक पहुंचे और अब बाकायदा कोट टाई लगाकर वेस्टर्न टाइप का दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में दाढ़ी भी गायब हो जाए। खैर, तो जुलानी ने ईरान पर 300 बिलियन का कंपनसेशन डिमांड करने की बात की है कि हम ईरान से 300 बिलियन डॉलर का कंपनसेशन डिमांड करेंगे कि हमारी जमीन का जो उन्होंने उपयोग किया है और हमारे देश में जो हस्तक्षेप किया है, जो दखल किया है, उसके चलते 300 बिलियन डॉलर ईरान सीरिया को दे, यह डिमांड करेगा जुलानी। मजेदार बात यह है कि ये जुलानी इजराइल से कुछ मांगने को तैयार नहीं है। इजराइल से कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने गोलानी भी कब्जा कर लिया है, माउंट हरमन भी कब्जा कर लिया है, सारे हथियार इनके खत्म कर दिए हैं, कई सारी बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं। लेकिन तब जुलानी ने कहा कि हम इजराइल से कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम इजराइल से नहीं लड़ने वाले हैं। ये सब कुछ जो इजराइल ने तबाह किया है, अरबों खरबों के जो हथियार असद ने 20 बरस में इकट्ठा किए थे, वो एक रात में जुलानी के वक्त में खत्म हो गए। जिस जमीन तक आने की हिम्मत इजराइल नहीं कर पा रहा था, उस माउंट हरमन तक पहुंच गया। सीरिया की जमीनें कब्जा कर ली, सीरिया के हथियार नष्ट कर दिए। लेकिन 300 बिलियन का कंपनसेशन मांगा जाएगा ईरान से। नेतन्याहू से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होगी। जरूरत नहीं है मेरे कुछ कहने की, आप सब होशियार लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि जुलानी किसके हाथों में खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ईरान को किसी भी तरह से कमजोर करने की कोशिश और इजराइल के आगे पैरों में पड़े रहने की कोशिश, ये दो कोशिशें हैं जो जुलानी सत्ता में आने के बाद कर रहा है। अब वो कितनी इस्लामिक है, कितनी नॉन इस्लामिक है, कितनी सही है, कितनी गलत है, वो आप जानिए। मैं ये जानता हूं कि वहां जिस तरह से लगातार जो अल्पसंख्यक हैं उनको मारा काटा जा रहा है, उनके गले काटे जा रहे हैं। कल की खबर है कि 3 जजों को मार दिया गया। मैं वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता। इसके अलावा भी लगातार इस तरह की खबरें हैं। मैंने आपको बताया था कि माउंट हरमन पर जो क्रॉस था, उस क्रॉस को इजराइल ने खत्म कर दिया। और जब सीरिया के क्रिश्चियंस बड़े दिन पर यानी कि क्रिसमस पर अपना पेड़ सजाकर बैठे थे, तो उस पेड़ को आग लगा दी गई। उसके बाद सीरिया के क्रिश्चियंस ने कल एक बड़ा जुलूस निकाला है। वहां की राजधानी में दमास्कस में कल एक बड़ा जुलूस निकाला है और यह कहने की कोशिश की है कि हम सीरिया के नागरिक हैं, हम सीरिया के सिटीजन हैं और हमारे खिलाफ जो आप कर रहे हो वो गलत है। अब देखना यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, अपने ही धर्म के लोगों की, अपने ही क्रिश्चियंस के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे आज क्रिसमस है, जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो आज क्रिसमस है। हजरत ईसा का यह त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बेथलेहम जो जगह है जहां पर हजरत ईसा पैदा हुए थे, वहां पे एक जमाने में बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। ढेर सारे लोग दुनिया भर से आया करते थे। शानदार तरीके से वहां क्रिश्चियन लोग जो हैं वो क्रिसमस मनाया करते थे। पिछले 2-3 सालों से, 2 सालों से कम हालत यह है कि वहां पर बहुत सादगी से मनाया जाता है ये त्योहार। वहां एक जुलूस निकला था जिसमें लोग कह रहे थे कि हमें हत्याएं नहीं चाहिए, यहां पर शांति होना चाहिए। क्या माहौल है वहां का, आप इससे समझ सकते हैं कि नाजरत जो ननिहाल था, जहां की मैरी थी, और वहां से जेरूसलम जहां पैदा हुए थे ईसा मसीह, अगर वो दूरी तय करनी हो नाजरत से जेरूसलम आज के वक्त में किसी को जाना हो, तो 7 जगह उसको चेक करना पड़ता है। कई सारे पुराने गिरजे गिरा दिए इस लड़ाई में। गजा में जो पुराने गिरजे थे उनको गिरा दिया गया, लेबनान में कई गिरजों को तबाह किया गया। लेकिन पूरा का पूरा पश्चिम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, वो नेतन्याहू से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अगर सवाल किया तो पोप ने सवाल किया था, जो ईसाइयों के धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो जेनोसाइड है। लेकिन उनके कहने के बाद भी अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्कों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी ये बताना कोई मुश्किल काम नहीं है।
गजा की तरफ चलते हैं। गजा में लड़ाई लगातार चल रही है। आज की खबर यह है कि वहां पर सेना का एक और कमांडर बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि एक कमांडर और दो सैनिक आईडीएफ के मारे गए थे। आज खबर यह आई है कि एक और कमांडर घायल हुआ है। वहां पर दो तरह की लड़ाई चल रही है। एक तो जो जमीनी लड़ाई चल रही है जिसमें आईडीएफ का लगातार नुकसान हो रहा है, और दूसरी वही पुराना जो तरीका है इजराइल का, हवाई हमले करना सीधे सीधे वहां पर जहां लोग रह रहे हैं, जबालिया जैसे कैंप में जहां जबरदस्त घनी पॉपुलेशन है, बिल्कुल पास पास में घर है, जिसे दुनिया की सबसे डेंस पॉपुलेशन कहा जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है, वहां लगातार हमले हो रहे हैं और वहां औरतों की, बच्चों की जानें जा रही हैं। लेकिन जहां सीधी लड़ाई चल रही है वहां बार बार इनको मुंह की खानी पड़ रही है। वहां होस्टेज डील की बात भी लगातार चल रही है। मैंने आपको बताया था कि सीज फायर को अब होस्टेज डील कहा जा रहा है और होस्टेज डील की बातचीत लगातार चल रही है। इजराइल का यह कहना है कि जब तक हमास पूरी लिस्ट नहीं सौंप देता है कि उसके पास कितने होस्टेजेस जिंदा हैं, तब तक कोई डील नहीं हो सकती है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। अभी वहां एक जांच चल रही है और जांच ये चल रही है कि एक घर में जहां 6 अगवा किए हुए लोग थे, 6 इजरायली जिनको अगवा किया था हमास ने, उनको जिस घर में रखा था उस घर पे आईडीएफ ने हमला किया और जानबूझ के 6 लोग जो होस्टेज थे उनको रिहा कराने की जगह मार दिया, क्योंकि रिहा कराना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। हमास उनको लेके निकल सकता था, वो हमास के हाथ में ना रहें, खत्म हो जाएं, उनके नंबर्स खत्म हो जाएं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि आईडीएफ ने अपने ही इजरायली 6 अगवा किए हुए लोगों को मार दिया और ऐसी खबरें बार बार आई हैं। ऐसा लगता है कि आईडीएफ को यह कहा गया था कि अगवा किए हुए लोगों को जितना ज्यादा मार सको उतना बेहतर है, जब वो मर जाएंगे तो उनकी वापसी की कोई डिमांड नहीं होगी। उन अगवा किए हुए लोगों में नेतन्याहू का कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं है। अब ऐसे में हमास के लिए लिस्ट दे पाना तुरंत पता नहीं कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पे ये अलग अलग जगहों पे रखे गए होंगे और हर जगह से खबरें आना मुश्किल है कि कहां मार दिए गए हैं और कहां बचे हैं। फिर भी हमास ने बताया था कि 100 के करीब लोग अभी भी जिंदा हैं और वो उनको वापस करने को तैयार भी था और डील इसी मुद्दे पर आगे बढ़ी थी, जुलाई में फाइनल पहुंची थी। अब हालत यह है कि बार बार लिस्ट की बात की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है हमास ने अभी तक लिस्ट नहीं दिया है। यह आखिरी बहाना है जिस बहाने से डील को टालने की कोशिश की जा रही है और इसकी आड़ में डिमांड यह किया जा रहा है कि गजा के अंदर इजरायली आर्मी रहे। अब मैं ये सवाल बार बार पूछ चुका हूं कि अगर गजा के अंदर इजरायली आर्मी रहेगी तो सीज फायर का मतलब क्या है? आर्मी फूल लेके तो रहेगी नहीं, आर्मी हथियार लेके रहेगी, तो वो अपने होस्टेज भी वापस कर दें और आप अपने जो जेनोसाइड है उसको जारी रखें, तो इसको रोकने का क्या तरीका होगा? अमेरिका तो हर मुद्दे पे हाथ खड़ा कर देगा आपके पक्ष में, और कोई भी प्रस्ताव पास हो जाए यूएन में उसका असर होगा नहीं इजराइल के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे दो देश जिनके पास वीटो है वो उसके साथ खड़े हैं। फिर आखिर किस बिना पर, आखिर किस भरोसे पर हमास समझौता करे, अगवा किए हुए लोगों को वापस करे, अगर ये अपने आदमी, अपने सैनिक वहां से हटाते नहीं है? लेबनान का मैंने बताया था कि लेबनान के अंदर एक गांव कब्जा नहीं कर पाए लड़ाई में, लेकिन सीज फायर होने के बाद जब वहां से हिजबुल्लाह हट गया और लेबनान की आर्मी आ गई तो कई गांवों पे कब्जा हो गया। यानी जो चीज जंग के मैदान में हासिल नहीं कर पाए वो चीज बातचीत के टेबल से इन्होंने हासिल कर ली। अब लेबनान के जो सरकार लेबनान की है वो कह रही है लगातार कि अपनी आर्मी को आप हटाइए, और इजराइल की आर्मी कह रही है कि अभी फिलहाल 60 दिन बाद भी हमारा हटने का इरादा नहीं है। अब रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि या तो हिजबुल्लाह दोबारा लड़ाई शुरू करे या तो जो कब्जा हो गया वो कब्जा बना रहे। तो यही काम गजा में नहीं होगा, इसका क्या भरोसा है, यह सवाल हमास पूछ रहा होगा। और इसीलिए जब तक इजराइल अपनी आर्मी को पूरी तरह से हटाने को तैयार नहीं होता, कोई बड़ा और लंबा सीज फायर नहीं हो सकता, छोटा मोटा सीज फायर हो सकता है। नियत क्या है वो बताने की जरूरत ही नहीं है। यह खबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चे, फलस्तीनी बच्चे मारे गए हैं उनका मारा जाना बिल्कुल ठीक है। इसके पहले बेन ग्विर कह चुका है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो निरपराध हो। स्मारिश ने कहा था शायद कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो निरपराध हो, हर बच्चा जो है वो दोषी है। तो 6 महीने, साल भर, 2 साल के बच्चे भी जिसके लिए अपराधी हैं, जिसके लिए जरायम हैं, उनके ऊपर आप क्या भरोसा करेंगे? इस खबर की हेडिंग यह है, अगर आप इस खबर की हेडिंग को देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे कि ऐसी हेडिंग भी छप सकती है। इस खबर की हेडिंग है किड्स नीड टू बी किल्ड,
यानी बच्चों को मारा जाना जरूरी है। यह लैंग्वेज है आईडीएफ की, यह लैंग्वेज है इजराइल के सरकार की। हालत यह है कि जो इमदाद पहुंच रही है उस इमदाद को लूट लिया जा रहा है रास्ते में, और आरोप यह है कि उस इमदाद को जो लोग लूट रहे हैं वो इजराइल की नाक के नीचे काम कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए इजराइल कुछ नहीं कर रहा है। यानी इजराइल चाहता है कि एक तो लोग मरते रहें, दूसरे वहां इमदाद ना पहुंचे, अस्पतालों से वो खत्म कर दिया जाए। इंडोनेशियाई हॉस्पिटल था उसको खाली करा लिया गया ताकि लोगों को इलाज ना मिले, इमदाद ना पहुंचे, लोगों को रोटी ना मिले, जो इमदाद बांट रहे हैं उनको मार दो। यानी ऐसे हालात वहां पैदा कर दो कि लोग या तो मर जाएं या वो इलाका छोड़कर चले जाएं। इसी को जनरल प्लान कहता है इजराइल। यह अलग बात है कि इतने सबके बावजूद फलस्तीनी इस बार अपना मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए यह प्लान चाह कर भी कामयाब नहीं करा पा रहा है नेतन्याहू। लेकिन जो इतना कुछ कर रहा है, आप सोचते हैं 70 साल से जो फलस्तीनियों को तबाह करता चला आ रहा है, उनकी जमीन कब्जा करता चला आ रहा है, अगर अमेरिका और इंग्लैंड को लगता है कि हमास को उसके ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए तो इसका क्या मानी है आप बखूबी समझते हैं। इसलिए सीज फायर को लेकर बातें जितनी भी हो रही हों, असल में इजराइल का इरादा यही है कि गजा को पूरी तरह से खाली करके उस पर कब्जा कर लिया जाए, वहां के तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए और फलस्तीनियों को किसी और ठिकाने पर ढकेल दिया जाए। सिनाई जो द्वीप है उसके बारे में अक्सर बात होती है कि इजिप्ट के सिनाई द्वीप पे इनको बसा दिया जाए, और इजिप्ट में जिस तरह के हालात हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है। जिस तरह की खबरें, मिक्स खबरें वहां से आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि हालात काबू में हैं, दूसरी खबरें ये कह रही हैं कि सिसी जा सकता है और सिसी की जगह जो वहां पर राजघराना था वो फिर से वापस लौट सकता है। कुछ खबरें कह रही हैं कि सिसी जा सकता है, जनता सड़क पे है। इसके पहले सिसी का और इजराइल का समझौता हुआ है कि अगर उसकी सत्ता खतरे में पड़ती है तो इजराइल उसकी मदद के लिए आएगा। मदद के लिए आने का मतलब है कि सिसी को वो भले बचाए या ना बचाए, लेकिन इजिप्ट की कुछ जमीन जरूर कब्जा कर लेगा, और सबसे ज्यादा अगर उसकी निगाहें हैं तो वो सिनाई के द्वीप पे है। वैसे सिसी ने एक मजेदार निर्णय लिया है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जब असद की सरकार गिरी थी, बशर अल असद की सरकार गिरी थी और जुलानी ने कब्जा किया था, तो बहुत सारी जगहों पर जो सीरियाई रिफ्यूजी हैं उन्होंने खुशी मनाई थी। ऐसी ही खुशी इजिप्ट में भी मनाई गई थी। सिसी ने कहा कि ठीक है, अगर आप असद की सरकार गिरने से खुश थे तो आप जाइए, सीरिया में ही बस जाइए। उनसे कहा है कि आपको सीरिया डिपोर्ट किया जाएगा, अब आप इजिप्ट के अंदर नहीं रह सकते। बहुत सीधी सी बात है कि वो जानता है सिसी कि असद को जिस तरह से गिराया गया है, कल मेरी सरकार को भी वैसे ही गिराने की कोशिश की जा सकती है। इजिप्ट पर भी निगाह है और इराक पर भी निगाह है कि यहां आईएसआईएस के लोगों को घुसाया जाए और इनकी सरकारें गिरा दी जाएं। तो जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे, जो लोग इसमें खुशियां मना रहे थे, वो बेहतर है कि सीरिया चले जाएं, ताकि पहला तो यहां पर कुछ कर ना सकें, और दूसरा यह कि जो राज उनको बहुत अच्छा लग रहा है जरा जाकर वहां के मजे भी ले लें। बशर अल असद के गिरने पर इंग्लैंड और अमेरिका में भी कई सारे जो सीरियाई खुश हो रहे थे, लेकिन लौट के कोई नहीं आएगा। मैंने कहा ये जो बाहर लोग रहते हैं, हमारे मुल्क के भी तमाम लोग बाहर रहते हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं और कहते हैं इंडिया में तो स्वर्ण काल चल रहा है, लेकिन अपनी नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान में नौकरी तलाश करने नहीं आते, वहीं बस जाते हैं, वहीं की सिटीजनशिप ले लेते हैं, वहीं अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ वहां से बैठ के खुशियां मनाते हैं, चाहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड और बाकी मुल्कों में तो डेमोक्रेसी रहे, जहां वो पूजा पाठ भी कर सकें, अपनी जिंदगी भी जी सकें, लेकिन अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में ऐसा कट्टरपंथ हो कि यहां मुसलमानों का, ईसाइयों का, दलितों का रहना मुश्किल हो जाए। तो ये जो एनआरआई होते हैं वो उनमें से एक हिस्सा ऐसा ही होता है। सीरिया के ऐसे एनआरआईज को सिसी ने फैसला किया है वापस सीरिया भेज देने का। उधर सीरिया में परेशान है जुलानी, चाहता है किसी तरह से सैंक्शन हट जाए। उसके सिर पे जो 10 मिलियन का जो इनाम था, $10 मिलियन का, वो तो अमेरिका ने हटा लिया, लेकिन सैंक्शन हटते हुए दिख नहीं रहे हैं। अभी भी सीसी के ऊपर सैंक्शन है, उसके लिए उसको अमेरिका के पैरों में और इजराइल के पैरों में थोड़ा और ज्यादा लोटना पड़ेगा। हालांकि टर्की लगातार डिमांड कर रहा है कि सीरिया के सैंक्शंस हटा दिए जाएं, लेकिन टर्की के साथ तो सीधी लड़ाई चल रही है अमेरिका की, सीरिया के अंदर ही। कुर्दों को जिनको सपोर्ट करता है अमेरिका, और जो टर्किश आतंकवादी कहना चाहिए, मर्सिनरी कहना चाहिए, जो चाहिए वो कह लीजिए, इनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें अमेरिका फिलहाल भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एर्दोगान साहब को जो ये भरोसा है कि वो दुनिया के 2 बड़े नेताओं में से एक हैं, एक वो खुद और दूसरे पुतिन, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ दिन में उनका भरोसा भी अमेरिका जमीन पर गिरा दे।
जो धोखा देते हैं उनको धोखा खाने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। उधर एक और इंपॉर्टेंट खबर है। बहुत दिनों में पहली बार अभी तक इजराइल ने खुल के यह नहीं माना था कि हानिया को उसने ही मारा है। सब जानते थे, यह एक ऐसी हकीकत थी जो सारी दुनिया जानती थी, लेकिन इजराइल ने ऑफिशियली इसको स्वीकार नहीं किया था। अब जो नया वहां डिफेंस मिनिस्टर बना है सार, उसने स्वीकार किया है, पब्लिकली स्वीकार किया है कि हानिया को इजराइल ने ही मरवाया था। इसके बाद ईरान ने दो चीजें की हैं। पहली बात तो यह कहा है कि इसका मतलब बहुत साफ है कि उसके बदले में अक्टूबर में जो हमने हमला किया था वो जस्टिफाइड था। आप अगर हमारे इलाके में घुस के किसी को मार सकते हैं तो हमें भी हक है कि हम आपके ऊपर हमला करें, तो उस हमले के चलते जो सैंक्शंस लगे हैं वो गलत है। और दूसरा, इसके बाबत उसने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा है ताकि इजराइल के खिलाफ केस और मजबूत हो सके। देखिए, एक बात आप बिल्कुल यकीन से जानिए कि इजराइल के साथ अमेरिका और इंग्लैंड के हुक्मरान जरूर खड़े हैं, और उनकी जो नौकर हुक्मरान हैं उनके सामने हमेशा झुके रहने वाले अरब हुक्मरान हैं वो भी खड़े हैं। लेकिन चाहे वो अरब की आवाम हो, चाहे बरतानिया की आवाम हो, और चाहे दुनिया भर के दूसरे हुक्मरान हो, वो लगातार इस बात पर बजिद हो रहे हैं कि नेतन्याहू का जो शासन है वो पूरी तरह से जेनोसाइडल है। इसलिए जितना अकेला इजराइल आज है उतना पहले कभी नहीं था। ईरान, रशिया और चाइना यही कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को और अमेरिका को ऐसे घेरा जाए कि लगातार वो और अकेला पड़ता जाए। याद कीजिए, जब भी वोट पड़ रहा है, ठीक है अमेरिका वीटो कर दे रहा है, लेकिन अमेरिका इजराइल के पक्ष में अकेला पड़ रहा है। जनरल असेंबली में भी 15-20 लोग इकट्ठा होते हैं इजराइल के फेवर में, जिसमें 10 कंट्रीज तो ऐसी होती हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। ज्यादातर जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं, वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यह एक इशारा है कि इजराइल कैसे लगातार अकेला पड़ता जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है आज आपको जीत दिखाई दे रही है। जैसे हूथी के हमलों का आप देखिए, हूथी लगातार हमले कर रहा है। अभी कल भी उसने हमला किया है। इजराइल कह रहा है कि उसने जमीन पर पहुंचने से पहले ही हूथी की बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर दिया, उसको गिरा दिया। हो सकता है, पॉसिबल है। हालांकि वहां का ही अखबार कह रहा है कि उसके बाद ऐसी भगदड़ मची जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। यानी हूथी का एक डर अंदर बैठता जा रहा है। और इजराइल के ही एक एक्स ऑफिसर कहते हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि हूथी को हराना आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है, नामुमकिन है। इजराइल की हालत यह है कि एक जरा से देश यमन को हराने के लिए, हूथी को हराने के लिए कभी डिप्लोमेसी की बात करता है, कभी सेंटकॉम से खबर आ जाती है कि सेंटकॉम हूथी पे हमला करने वाला है, सऊदी अरबिया और यूएई हमला करवा रहे हैं, अमेरिका और इंग्लैंड हमला कर रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद रेड सी से इजरायली जहाजों का गुजरना अभी भी मुश्किल है। यह एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया कि कई बार लगता है आप जीत रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ अगर जीत रहे थे तो फिर समझौता क्यों करते? फिर तो बेरूत तक पहुंच गए होते। जैसे यहां पर दमास्कस के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे सीरिया में, ऐसे ही जैसे केक के अंदर चाकू चला जाता है, लेबनान में घुस गए होते, बेरूत तक पहुंच जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेबनान का कोई नुकसान नहीं हुआ, हिजबुल्लाह का कोई नुकसान नहीं हुआ, हुआ है, उनका भी नुकसान हुआ है। लेकिन कोई तो वजह रही होगी कि सीज फायर करने पर इजराइल भी मजबूर हुआ। जितने मोर्चे खोल दिए हैं इजराइल ने, अलग अलग इलाकों में जितने मोर्चे खोल दिए हैं, अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद इजराइल का जिस तरह से नुकसान हो रहा है, आज ऐसा लग सकता है कि इजराइल बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इसके असरात बहुत लंबे होंगे। एक तो पूरे अरब इलाके में जो वहां की जनता है, आवाम है, उसका बड़ा हिस्सा अपने हुक्मरानों से नाराज होगा दिल ही दिल में कि फलस्तीन के साथ ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, कैसे इजराइल के पैरों में जाके गिर रहे हैं, और इसकी बानगी जब तब दिखाई देती रहती है। दूसरा, जितने मोर्चे खोल दिए हैं इजराइल ने, इजराइल के लिए यह मुमकिन नहीं है कि उन सारे मोर्चों पर लड़े और फतेह हासिल करे। ये दोनों चीजें मिलकर आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हंगामा करेंगी, बहुत कुछ बदलेंगी। अभी बशर अल असद गए हैं, जाने कितनी सरकारें अभी और वहां गिरेंगी, कितने तख्तो ताज उछाले जाएंगे, और जाने क्या क्या होगा। जो होगा, जैसे जैसे होगा, मैं यहां पर अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियोस। अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन किए हुए कमेंट में डाल दिए हैं। और अगर ये सब ना भी कर सकें और चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूं, आप ही हमारी ताकत हैं। जब तक आप हमारे साथ रहेंगे, हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।